इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनआरआई मींस नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए इनकम टैक्स के रूल्स क्या कहते हैं, कौन कौन सी इनकम उनको इंडिया में टैक्सेबल होती है, किस तरीके की इनकम उनके लिए टैक्स फ्री रहती है, आईटीआर फाइलिंग उनके लिए कब मस्ट हो जाती है। तो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर जो है आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिटी करने वाला हूं। तो वीडियो के अंदर बने रहें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ी डिटेल में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडियन कब कहलाता है। तो अगर आप इंडिया को छोड़ देते हैं और किसी कंट्री में मोर देन 182 डे स्टे करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी आईटीआर ही हमें फाइल करनी है 31 जुलाई 2025 तक। तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री के अंदर 182 डे से ज़्यादा का स्टे किया है तो आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। और आपकी जो आईटीआर फाइल होगी अगर एप्लीकेबल होती है आपके ऊपर, तो वो एज एन एनआरआई आपकी आईटीआर फाइल की जाएगी, ना कि रेजिडेंट इंडिया के रूप में आपकी आईटीआर फाइल होगी। तो अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि एज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन किस तरीके की इनकम मेरे ऊपर टैक्सेबल होगी और किस तरीके की इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन में फॉल कर जाते हैं तो किस तरीके की इनकम आपको टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। तो टैक्सेबल इनकम हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको इंडिया के अंदर कोई सैलरी रिसीव होती है या फिर आपको सैलरी रिसीव होती है क्योंकि जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड की हैं, सपोज़ आपका फॉरेन एम्प्लॉयर है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो यूएस के अंदर बैठा है और आप इंडिया से ही काम कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है वो इंडियन अकाउंट के अंदर ही आ रही है, तो आप मान के चले वो जो सैलरी आपको रिसीव हो रही है वो इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल होगी। अब आप इसको इस तरीके से समझे, सपोज़ आप यूएस से चले भी गए, आप यूएस के अंदर चले गए और वहाँ जाके आप काम कर रहे हैं, बट वहाँ जो आपकी मंथली सैलरी आ रही है वो यूएस के अकाउंट में ना आके आपने वो जो सैलरी आप ले रहे हैं वो इंडिया के अकाउंट में ले रहे हैं क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है। तो आपको अपनी फैमिली के लिए मंथली जो है कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, जो हर मंथ का एक्सपेंस होता है, बच्चों की फीसिस हो गई या आपके होम लोन का कोई ईएमआई जानी है, जो भी हर तरीके के खर्चे होते हैं वो आपके एक्सपेंस फिक्स हैं, इसलिए आप यूएस में बैठकर भी अपनी जो सैलरी है वो इंडियन अकाउंट के अंदर ही ले रहे हैं। तो उस केस में भी वो इनकम जो है आपको इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगी, वो सैलरी इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो इंडिया के अंदर क्रेडिट हो रही है, इंडिया के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं आप वो सैलरी को। इसके अलावा अगर आप एक पेंशनर हैं फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, पेंशनर कौन होता है, सपोज़ आप आर्मी में थे, आपने 58 ईयर्स या 60 ईयर आपने आर्मी में जॉब की, उसके बाद अब अगर आप फ़ॉरेन में चले जाते हैं, इवन आप फ़ॉरेन में चले गए, आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाते हैं, बट क्योंकि आप ये सर्विसेज ऑलरेडी इंडिया में प्रोवाइड कर चुके हैं और वो सर्विसेज की ही आपको पेंशन रिसीव हो रही है, तो पेंशनर के केस में भी जो भी पेंशन आपको रिसीव होगी, इवन आप एनआरआई क्यों ना हो, आपको वो इंडिया में ही टैक्सेबल होने वाली है। इसके अलावा आपकी कोई यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपने बना रखी थी जब तक आपने जॉब की, 58 साल 60 साल तक या 40 साल 35 साल जब भी आप जॉब कर रहे हैं, आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले ली, अब उस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम आ रही है, तो इस तरीके की इनकम भी आपकी इंडिया में ही जनरेट हो रही है, तो ये भी आपको इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। इसके अलावा आपको कोई कैपिटल गेन हो जाता है क्योंकि आप कोई एसेट ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में, आपकी कोई लैंड थी, बिल्डिंग थी, शॉप थी, कोई शेयर आपने सेल किए, गोल्ड सेल किया, म्यूचुअल फंड सेल किए, तो वहाँ पर सेल करने से आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो वो भी आपका इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आपका इंडिया के अंदर कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस से कोई इनकम होती है, या आपकी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है जो आप इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपकी इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिलता है, अब यहाँ देखिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अगर आपकी एफडी या सेविंग अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है और वो आपको एनआरओ अकाउंट के अंदर मिलता है तो आपको वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। वहीं इसके अलावा 3 तरीके के अकाउंट हो सकते हैं एक एनआरआई के, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा, बट आप ध्यान रखें अगर आपका इंटरेस्ट एनआरओ अकाउंट में आएगा तो वो इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 5 हेड ऑफ इनकम जो कि एक रेजिडेंट के केस में भी होते हैं, आपके केस में मीन्स आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके केस में भी ये 5 हेड ऑफ इनकम से अगर आपकी इनकम आती है तो आपको वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि मेरे को कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी एज एन एनआरआई, तो वो भी हम इनकम एक बार देख लेते हैं। अब सपोज़ करें कोई भी इनकम ऐसी है जो कि आपने इंडिया से बाहर अर्न की है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए कोई भी ऐसी इनकम जो कि ग्लोबल इनकम है, मींस इंडिया से बाहर उसके द्वारा अर्न की गई है,
तो वो कभी भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है। इसके अलावा अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन इंटरेस्ट अर्न करता है एनआरई अकाउंट के ऊपर, मींस नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न करता है, तो वो भी उसको टैक्स फ्री होता है इंडिया के अंदर, आप बोलते हैं टैक्सेबल नहीं होता है इंडिया के अंदर। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट वो कोई FCNR अकाउंट में अर्न करता है, मींस फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट अर्न करता है, तो वो भी इंडिया के अंदर टैक्स फ्री होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट 3 अकाउंट से मिल सकता है, एक तो एनआरई अकाउंट से, एक एनआरओ अकाउंट से, एक FCNR अकाउंट से। तो एनआरओ अकाउंट में अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है एफडी या सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर। बट आपने पैसा अगर एनआरई अकाउंट के अंदर रखा है या FCNR अकाउंट के अंदर रखा है, तो वो टैक्स फ्री रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी ग्लोबल इनकम आपकी जो होगी वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। अब यहाँ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इनकम तो डिस्कस कर लिया कि किस तरीके की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, किस तरीके की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एज एन NRI मुझे क्या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी कब ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक मॉनेटरी लिमिट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इनकम की। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि डिडक्शन लेने से पहले कंसिडर करनी है। सपोज आपने 80C से लेकर 80U तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, 80D के अंदर मेडिक्लेम लिया है, 80C के अंदर LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो भी 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80D के अंदर आप मेडिक्लेम ले लेते हैं, इसके अलावा 80E के अंदर एजुकेशन लोन ले लेते हैं। तो इस तरीके की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हैं, तो उनकी डिडक्शन लेने से पहले जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बेस पे ही मैं 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको ITR फाइल करनी ज़रूरी है या नहीं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए, मींस जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20, और अबाउ 10 30। तो वो जो 2.5 लाख होता है 0 to 2.5 लाख 0%, उसको ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला जाता है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, तो न्यू टैक्स रिजीम में ये जो लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ की है, मीन 0 to 3 लाख जो है न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगता है, 0% लगता है। तो 2.5 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए, न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 3 लाख रुपये तक की इनकम आपको देखनी है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी ये इनकम क्रॉस नहीं करती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। या आप बोल सकते हैं अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख और 3 लाख क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ मैंने और यहाँ ब्रैकेट में लिखी है ग्रीन कलर से, NRI आर ओनली टैक्सड फॉर इनकम अर्न कलेक्टेड ड्राइव्ड एंड सोर्स इन इंडिया। तो कोई भी आपकी ऐसी इनकम जो इंडिया में अर्न की हो या इंडिया में आपने कलेक्ट की हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप US में थे, US में ही काम कर रहे थे, बट आपकी फैमिली इंडिया के अंदर थी, तो US में आप काम कर रहे हैं, बट वो इनकम जो आप क्रेडिट करवा रहे हैं वो आप अपने इंडियन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं। तो आप इनकम तो बाहर अर्न कर रहे हैं, बट उसको कलेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी आपको इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो कोई भी इंडिया के अंदर आपने इनकम अर्न की वो तो टैक्सेबल होनी ही होनी है। अगर आप बाहर अर्न कर रहे हैं बस वो कलेक्ट इंडिया में कर रहे हैं, तब भी टैक्सेबल हो जानी है। आपने डेराइव इंडिया में की है, मीन्स आप सर्विसेज ऑलरेडी, जैसे कि पेंशनर थे वो आर्मी में थे, वो बाहर चले जाते हैं, NRI हो जाते हैं, तो इंडिया में ऑलरेडी वो सर्विसेज दे चुके हैं 58 साल या 60 साल तक, तो अब उनकी जो पेंशन आ रही है वो क्योंकि सर्विसेज ऑलरेडी दे चुके हैं, अब उनकी पेंशन आती रहेगी इंडियन अकाउंट में, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी, या सोर्स इन इंडिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए वही सारी इनकम मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, यही सारी इनकम मैंने आपके साथ डिस्कस की थी अर्लियर, जो इंडिया के अंदर आपको इनकम टैक्सेबल होती हैं। सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, रेंटल इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो गई, आपका NRO अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट आया, या फिर डिविडेंड की इनकम हो गई। तो ये सारी इनकम आपको टैक्सेबल हो जाती हैं, और ये सारी ही इनकम मिला के अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख और 3 लाख क्रॉस कर जाती है, तो आपको ITR फाइल करना मस्ट हो जाएगा। और ये ITR आपको जो फाइल करनी है वो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले फाइल करनी है। अब देखिए इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखिए सबसे पहले ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज़, यहाँ पे आप देखें, देख सकते हैं आप। अब यहाँ मैंने ले लिया है इंटरेस्ट फ्रॉम NRO अकाउंट, एक इनकम मैंने आपकी ले ली है इंटरेस्ट फ्रॉम NRO अकाउंट 80,000 रुपीज़, जो कि आपका टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्रॉम NRE अकाउंट 70,000, जो कि आपका टैक्स फ्री है।
ये सारा मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम FCNR अकाउंट 70,000 रुपीज़ जो कि टैक्स फ्री है। रेंटल इनकम 2 लाख रुपीज़ जो कि टैक्सेबल है। तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम बनी वो बनी 4,20,000 रुपीज़। बट यहाँ पे आप देखिए 4,20,000 रुपीज़ में जो ग्रीन कलर में है आपका 70,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट NRE अकाउंट से और FCNR अकाउंट से 70,000 रुपीज़ का, तो 1,40,000 अगर आप इसमें से लेस कर देंगे 4,20,000 में, तो आपकी जो टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम बचेगी वो केवल 2,80,000 की बचेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपकी इनकम अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करनी मस्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है 2,80,000 की। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ITR फाइल करना मस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है जो कि 2,80,000 है। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपीज़ से कम है, क्योंकि आपकी इनकम 2,80,000 है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें, अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, आपका जो NRO अकाउंट से इंटरेस्ट था 80,000 वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। आपका NRE अकाउंट से जो इंटरेस्ट था 70,000 वो आपको टैक्स फ्री रहेगा। आप कुछ इंडिया में बिजनेस भी था आपका, तो वहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम हुई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, वहाँ से रेंटल इनकम आई, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी 4,50,000 रुपीज़। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी NRE अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है 70,000 वो तो टैक्स फ्री रहने वाला है। तो आप बोल सकते हैं जो आपकी टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम है वो केवल 3,80,000 रुपीज़ की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कुछ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, जहाँ पे आपको 1.5 लाख 80C के अंदर मिल जाती है डिडक्शन। 80D के अंदर आपको 50,000 तक मिल जाती है, 25,000 तक मिल जाती है। 80 के अंदर एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिल जाता है, 80G के अंदर डोनेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से 80C से 80U बहुत सारे सेक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सपोज आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 1,50,000 थी, वो आप लेस करवा लें यहाँ से। तो अब आपकी डिडक्शन के बाद जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 2,30,000 रुपीज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जो इनकम की लिमिट देखनी है 2.5 लाख और 3 लाख, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख और 3 लाख न्यू टैक्स रिजीम में, वो आपको देखनी है ग्रॉस टोटल इनकम, मींस डिडक्शन का इम्पैक्ट लेने से पहले। तो यहाँ पर जो आपकी डिडक्शन है वो 1,50,000 है, उसके बाद की इनकम तो आपकी 2,30,000 है, बट आपको उससे पहले की इनकम देखनी है। तो उससे पहले की जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम वो है 3,80,000 रुपीज़। तो इस केस में अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ या न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ, दोनों ही केसेस में आपको ITR फाइल करनी मस्ट हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम की लिमिट है 2.5 लाख रुपये और न्यू टैक्स रिजीम की लिमिट है 3 लाख रुपये। बट यहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 3,80,000 रुपीज़। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अब दोनों ही केसेस में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब कुछ और सिचुएशन हम देख लेते हैं। ये तो मैंने आपसे मॉनेटरी लिमिट की बात की कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कब ज़रूरी हो जाएगा, अगर आपकी इनकम की लिमिट क्रॉस करती है। बट इसके अलावा अगर आपकी इनकम की लिमिट नहीं भी क्रॉस करती है, सपोज आपकी इनकम 2.50 लाख और 3 लाख से कम ही रहती है, बट उसके बाद भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। कुछ सिचुएशन हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपका इंडिया के अंदर करंट अकाउंट है, उसमें आपने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया, तो आपके लिए ITR फाइलिंग मस्ट हो जाएगी। वहीं अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें आपने 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया, तो ITR फाइलिंग मस्ट हो जाएगी। अगर आपने इंडिया के अंदर आपके नाम से कनेक्शन है और आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल पे किया है, तो वहाँ पर भी आपके लिए ITR फाइल मस्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ लॉसेस थे, आपने शेयर मार्केट में कुछ ट्रांजैक्शन किए, आपको लॉस हो गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, या बिजनेस में F&O किया, वहाँ कोई लॉस हो गया, या कोई और बिजनेस आप करते हैं वहाँ कोई लॉस हो गया, अब आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर्स के अंदर लेना चाहते हैं ताकि आपकी आने वाली इनकम को वो रिड्यूस कर सके, आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सके, तो उस केस में फिर आपको ITR फाइल करनी मस्ट हो जाएगी। वहीं अगर आपका कोई TDS का डिडक्शन हुआ है और TDS का रिफंड आप लेना चाहते हैं, तो भी ITR फाइलिंग मस्ट हो जाएगी। इवन आपकी इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो, अगर TDS रिफंड लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए, DTA एग्रीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है कि अगर दो कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, इंडिया का लगभग मैक्सिमम कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है, क्योंकि अगर इंडिया का कोई सिटीजन है या जो भी पर्सन है, अगर वो बाहरले देश में जाता है, वहाँ काम करता है और वहाँ पर भी टैक्स कट जाता है, तो फिर इंडिया में टैक्स नहीं कटेगा। अगर इंडिया में टैक्स कट रहा है तो बाहर वाली कंट्री टैक्स नहीं काटेगी। तो इस तरीके से अगर DTA का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपका बाहर भी टैक्स कट गया और इंडिया में भी टैक्स कट रहा है, तो उस केस में फिर आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, वहाँ DTA का बेनिफिट क्लेम करना पड़ेगा ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक नॉन रेजिडेंट
इंडियन के लिए इनकम टैक्स के रूल्स इस तरीके से जो है बताए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, जहां पर मैंने आपको सभी चीज़ों की क्लैरिटी करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करने की, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। अगर स्टिल कोई डाउट है तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।